1967 के नक्सलवाड़ी आंदोलन को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बस्तर में घर करने का मौका दिया। बस्तर के लोगों में भूमकाल आंदोलन से ही बाहरी लोगों के खिलाफ गुस्सा था। उस दौर में सामंतों और ठेकेदारों ने किसानों को जमकर परेशान किया। जब उनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं मिला तो नक्सली ही उन्हें अपना लगने लगे। देखते देखते रेड कॉरिडोर के जरिए नक्सली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक पहुंच गए। शुरुआत में इनका उद्देश्य जमींदारों से जमीन छीनकर भूमिहीन किसानों और मजदूरों में बांटना था। धीरे धीरे आंदोलन लाल गलियारे में स्थापित हो गया। कम्युनिस्टों के प्रभाव के कारण ये एंटी इंडिया भी बनता गया। नक्सलवाद के पार्ट 3 में हमने आपको बताया रेड कॉरिडोर के बारे में कि ये कहाँ कहाँ फैला है। हमने आपको बताया कि कांग्रेस की नीतियों के कारण ये आदिवासियों के करीब कैसे आ गया। आज हम बात करेंगे कि आखिर नक्सलियों ने रेड कॉरिडोर कैसे और क्यों बना लिया। आखिर इसके लिए सरकार कैसे दोषी है। करीब 6 दशक से भारत में नक्सलवाद ने अपनी जड़ों को जमा रखा है। यह आंदोलन लंबे समय तक इसलिए भी चल पाया क्योंकि देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों से इसे समर्थन मिल रहा था। सरकार की कमज़ोर नीतियों और समाज के रिवाजों के कारण उन्होंने रेड कॉरिडोर बना लिया। इस कॉरिडोर ने उनको सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से बचने और लंबा सरवाइव करने में मदद की, क्योंकि उस दौर की सरकार ने समावेशी विकास के स्थान पर एक तरफा उद्योगों को बढ़ाने की कोशिश की। आदिवासी इलाकों में फैले रेड कॉरिडोर के बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें ऐतिहासिक, सामाजिक पृष्ठभूमि और सरकारी नीतियां शामिल हैं। वहीं जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया के साथ भौगोलिक स्थिति इसका मुख्य आधार है। तो आइए रेड कॉरिडोर के विस्तार के पीछे के कारणों पर बात करते हैं। ऐतिहासिक कारण। रेड कॉरिडोर का इलाका ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से आदिवासी और जनजाति समूहों का निवास। उनका आज़ादी से पहले शोषण हुआ। यहाँ औपनिवेशिक शासकों का अत्याचार चला। पहले बस्तर के राजा के साथ मुगलों और अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए। इसके बाद आज़ाद भारत में राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के साथ कांग्रेस सरकार ने कुटिल चाल चली। नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद भी उस दौर की सरकार ने जमींदारों, साहूकारों के शोषण से आदिवासियों को आज़ाद नहीं कराया। इस कारण नक्सली आदिवासियों के जरिए बस्तर में प्रवेश कर गए। सरकारी नीतियां और शोषण। आज़ादी के बाद एक तो सरकार ने जमींदारों, साहूकारों पर लगाम नहीं लगाई, ऊपर से विकास के नाम पर खनन, बांध निर्माण, औद्योगिक परियोजनाओं ने आदिवासियों को विस्थापित कर दिया। इसके स्थान पर उन्हें उचित मुआवजा और कोई अन्य लाभ नहीं दिया गया। सुदूर और जंगली इलाकों के कारण यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार की पहुँच भी धीमी रही। खनिज संसाधनों के दोहन से कॉरपोरेट और बाहरी लोगों ने जमकर कमाई की। अंग्रेज़ों के समय में विस्थापित होते आदिवासी आज़ाद भारत की सरकार से भी परेशान रहे। इससे नक्सलियों के पास आदिवासियों को संगठित करने का मौका आ गया। जब नक्सलियों को आदिवासियों का समर्थन मिला तो उन्होंने इसे लूटपाट और राज्य के विरोध में इस्तेमाल किया। भौगोलिक कारण। नक्सलियों का सबसे अधिक खौफ छत्तीसगढ़ के बस्तर, झारखंड के सिंहभूमि, उड़ीसा के मलकानगिरी इलाके में है। यहाँ दंडकारण्य, सारंडा, पलामू, बेतला, मलकानगिरी, कोरापुट, कंधामाल, रायगढ़, नल्लामाला, गढ़चिरौली के जंगल फैले हैं। यहाँ साल, सागौन, बांस की घनी पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं जंगलों और पहाड़ियों ने नक्सलियों का मूवमेंट बेहतर बनाया। दुर्गम इलाके उन्हें सुरक्षा बलों से बचने में मदद करते रहे। जवाबी कार्रवाई। सरकार ने इस क्षेत्र में नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए कई सैन्य उपाय किए। कांग्रेस की सरकार के दौरान ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। इसमें 1500 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया जाता है। हालांकि दूसरी तरफ इसमें कई निर्दोष आदिवासियों के मारे जाने की बात भी कही जाती है। इस कारण उनका गुस्सा और फूट गया। यही वजह है कि 2004 से 2011 के दौर को नक्सलियों का चरम कहा जाता है।
आदिवासियों को भ्रमित किया। एक तरफ सरकारी योजनाओं की पहुंच दुर्गम इलाके होने से धीमी रही, दूसरी ओर भ्रष्टाचार के कारण इसका असर कम नजर आया। ऐसे में कम्युनिस्ट नक्सलियों ने आदिवासियों को जमकर वर्गलाया। उन्होंने जमीन का अधिकार, कॉरपोरेट शोषण और सरकारी उपेक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। इससे आदिवासियों को भ्रम हो गया कि नक्सली उनके साथ हैं। मौके की राजनीति। आज़ादी के दशकों बाद भी इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची। इससे लोगों में विश्वास की कमी हुई। इन इलाकों में उठी आवाज़ें अक्सर दबा दी जाती थीं या उन्हें चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। कंपनियों को खनिज ब्लॉक देने के लिए आदिवासियों की भूमि छीनी गई। सरकारी सह पर पुलिसिया दमन ने निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बता दिया। कुल मिलाकर आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी विफलता, सामाजिक असमानता ने नक्सलियों को मजबूत किया। इसी का परिणाम था कि खौफनाक रेड कॉरिडोर हम सबके सामने आया। रेड कॉरिडोर का दायरा पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि सैन्य कार्रवाइयों के साथ विकास योजनाओं ने नक्सलवाद की कमर को तोड़ दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के बस्तर और कुछ अन्य इलाकों में नक्सली गतिविधियां अभी भी देखी जाती हैं। अब इनकी कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कसम खा ली है। इसके लिए सैन्य कार्रवाई के साथ सामाजिक आर्थिक विकास, असमानता और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ भी लड़ा जा रहा है। इसी समावेशी विकास का असर है कि आदिवासियों में अब लोकतंत्र के प्रति आस्था जाग रही है।